हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बायोलॉजी क्लास कंटिन्यू कर चुके हैं और उसमें कुछ टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जिनमें से पहले में हम लोगों ने सिलेबस एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ा, दूसरे में ब्लड टॉपिक को कंप्लीट किया। तो आज इन्हीं 2-3 टॉपिकों से जो भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए आइए सेशन को शुरू करते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, क्रय विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है? तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कोई नहीं इनमें से। तो भैया जीव विज्ञान। अब इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं ना कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। और जीव विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस और एक लोगस। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी थी। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। और एक होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? ठीक, 2, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इससे पहले क्या बताए थे आपको? तो जीव विज्ञान को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका जंतु विज्ञान और एक है आपका वनस्पति विज्ञान। एक है आपका जंतु विज्ञान और दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के बारे में आपको हमने बता रखा था, इसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या फिर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जंतु विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस है। ओके बच्चा, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्थात जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है लैमार्क एवं ट्रेविनेरस और ऑप्शन डी है थियोफ्रस्टस। तो भैया देखो, ऑप्शन सी इज राइट, लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने। आपको बताया गया था कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने। और कब किया था? लगभग 1802 में किए थे। ठीक, 1802 में किए थे। ठीक। और ये जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने कोशिका की खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। ठीक है, सेल की खोज की थी। किसकी? सेल की खोज। ठीक। और ये जो थियोफ्रस्टस है बॉटनी के क्या है? जनक हैं। और अरस्तु कौन है भैया? जूलॉजी के जनक है। ठीक है, इससे पहले आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर करवा दिए हैं। आप इस सेशन से पहले वीडियोस देखिए, उसके बाद फिर इस सेशन को सॉल्व करिएगा। ठीक। अगला है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ठीक, वनस्पति विज्ञान के जनक अरस्तु, लैमार्क, थियोफ्रस्टस, इनमें से कोई नहीं। तो यह कौन है? थियोफ्रस्टस है। इससे पहले अभी आपको बताएं वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। ये जंतु विज्ञान के। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत यहाँ तक? और मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चन इस प्रैक्टिस में रखे गए हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रक्त कैसा ऊतक है? रक्त कैसा ऊतक है? ठोस, चमकीला ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया गया था कि रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। अब देखो बच्चा, जो रक्त होता है तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और ये जो पीएच पैमाना है, पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, और पीएच पैमाना का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये पीएच मान है या जो पीएच पैमाना है ये किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की के नेचर को दर्शाता है। ठीक है,
ये एसिटिक है या फिर बेस है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो अभी इससे पहले ही आपको पता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 या फिर 7.1, तो 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और रक्त हल्का क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि भैया 0 से 7, 7 से 14, 0 पर कोई चीज़, 0 से 7 के बीच में कोई चीज़ क्या होती है, अम्लीय होती है। ओके, 7 पे कोई चीज़ क्या होती है, उदासीन होती है। और 7 से 14 के बीच में क्षारीय होती है। ठीक है, बेस और ये एसिड। ठीक, और ये भी आपको बताया था कोई भी पदार्थ जितना 0 के करीब होगा जिसका पीएच मान उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और जिसका मान 14 के जितना करीब होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक बच्चा, तो यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला कह रहा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण अर्थात रेड ब्लड कार्पसेल्स का निर्माण कहाँ होता है, या फिर लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, और जिन लोगों ने क्लासेस पढ़ रखी होंगी वो इस सेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चा ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक, तो देखो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, यकृत में, फेफड़े में। तो जो अस्थि मज्जा का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, बोन मैरो, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अर्थात अस्थि मज्जा में। और कैसे वाले में, तो रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब ध्यान देना बच्चा, जो आरबीसी होता है इसका जो जीवन काल होता है 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है, 120 दिन होता है। और ये जो प्लीहा है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अगर कह दिया जाए आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक, तो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो भैया डब्ल्यूबीसी जो होती है यह है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स इसको कहा जाता है, अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक, इनका जो जीवन काल होता है वो 2 से 3 दिन होता है, या फिर कहीं कहीं 2 से 4 भी मिलता है। ठीक है, तो इनका जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, को बढ़ाना, यानी संक्रमण रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना भी इसका कार्य होता है। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है इसका भी निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और कौन सा बोन मैरो, तो येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। ठीक है, या फिर वाइट बोन मैरो बोला जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है। क्या होता है भैया, ल्यूकोसाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और इरिथ्रोसाइट्स ये आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है, आरबीसी का। और जो थ्रोम्बोसाइट्स है ये प्लेटलेट्स का होता है। थ्रोम्बोसाइट्स किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है, या फिर आपका डिम्बाणु का होता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आगे बढ़े, चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है पॉलीसाइथीमिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया देखो, एनीमिया तो जो होता है ये आरबीसी की कमी के कारण होता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। पॉलीसाइथीमिया जो होता है ये आरबीसी की अधिकता से होता है, आरबीसी की अधिकता से होता है। ठीक, तो सॉरी, ल्यूकीमिया जो होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ल्यूकीमिया डब्ल्यूबीसी की अधिकता के कारण होता है, अर्थात ल्यूकीमिया क्या है, रक्त कैंसर है, रक्त
कैंसर। तो अगर कह दिया जाए WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो ल्यूकीमिया होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बच्चा अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन महत्वपूर्ण लग रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, अर्थात इनमें से एक कोशिका ऐसी है जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी इरिथ्रोसाइट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया कौन सी है? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स कोशिका जो होती है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये लिम्फोसाइट्स किसका प्रकार है? तो WBC का प्रकार है। WBC का प्रकार है, किसका प्रकार है? WBC का प्रकार है। ठीक, और इरिथ्रोसाइट्स जो है ये RBC का वैज्ञानिक नाम है, RBC का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके बच्चा, और WBC का भी जीवन काल आपको बता दिया 2 से 3 दिन होता है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, और WBC का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट्स। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है। कोई दिक्कत? ओके, आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है, मानव रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 40 से 50%, ऑप्शन बी 70 से 80%, ऑप्शन सी 55 से 60%, ऑप्शन डी 30 से 35%। तो देखो भैया, हमने कहा था रक्त के 2 घटक होते हैं, रक्त के 2 घटक होते हैं। रक्त के कितने घटक? 2। एक आपको बताया था प्लाज्मा और एक आपको बताया गया था रुधिर कणिकाएं। हमने कहा था ये जो है रक्त का ठोस भाग होती हैं, ये रक्त का कैसा भाग है? ठोस भाग। और प्लाज्मा जो है तरल भाग। प्लाज्मा कैसा भाग है? तरल। और ये भी आपको बताया था कि प्लाज्मा 55% या फिर कहीं कहीं मिलता है 60%। ठीक, और ये जो है 40% या 45% होता है। ठीक, तो रक्त में प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो 55 से 60% होता है, और जो ठोस भाग है ये 40 से 45% होता है। ठीक, और प्लाज्मा में पानी की मात्रा, प्लाज्मा में पानी का जो परसेंटेज होता है वो 90 से 92% होता है। ठीक है, कितने परसेंट? 90 से 92%। और आपको बताया थी कि प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है ग्लूब्यूलिन, एक होता है एल्ब्यूमिन, और एक आपको बताए थे फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन। ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर कह दिया जाए कि मानव रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, तो आपको बता दिया कितना होता है? 55 से 60%, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन में नेक्स्ट करा है फिब्रिनोजन प्रोटीन का कार्य क्या होता है? जो फिब्रिनोजन और प्रोटीन प्लाज्मा पाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए रक्त में नमक का संतुलन करना, रक्त का थक्का जमाना और रक्त को लाल रंग प्रदान करना। तो भैया इसका कार्य क्या होता है फिब्रिनोजन का? रक्त का थक्का जमाना। जो फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है ये क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। ठीक, और रक्त को लाल रंग तो भैया कौन प्रदान करता है? RBC क्यों करती? क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन RBC को लाल रंग प्रदान करता है, और RBC पूरे रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। आपको बता दिया गया था कि मानव शरीर में रक्त का जो पार्ट होता है 6 से 7 लीटर होता है, या कहीं कहीं मिलता है 5 से 6 लीटर होता है मानव में। ठीक, जो कुल वजन का 7% होता है। कुल वजन का कितने परसेंट होता है? 7% होता है। ओके दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है WBC का जीवन काल कितने दिन होता है? देखो दोस्तों, इससे पहले आपको बता चुके हैं कि WBC का जीवन काल, व्हाइट ब्लड कार्सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? ऑप्शन नंबर ए 120, ऑप्शन नंबर सी 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 2 से 3 दिन, और ऑप्शन नंबर डी 15। तो कितना होता है? 2 से 3 दिन होता है। ठीक, और आपका 120 डेज किसका होता है? RBC का होता है, और 7 दिन किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, ओके, डिम्बाणु का होता है। ठीक, अगला
ऑप्शन नंबर बी राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी कब्रगाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रक्त को, ऑप्शन बी फेफड़े को, ऑप्शन सी प्लीहा को, ऑप्शन डी यकृत को। तो भैया किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। और प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को, अर्थात स्प्लीन को बोला जाता है। ठीक है, स्प्लीन को बोला जाता है। और रक्त को जो है, रक्त को डब्ल्यूबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। कब्रगाह कहा जाता है क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये कहाँ पे इनका ये नष्ट होती हैं? ये रक्त में नष्ट होती हैं, ब्लड में नष्ट होती हैं। ठीक, जबकि आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी इन दोनों का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में। लेकिन आरबीसी रेड बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी येलो बोन मैरो में। ठीक, यस, वाइट बोन मैरो में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, इससे पहले आपको बता चुके हैं कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी है थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन डी है इरीथ्रोसाइट्स। तो भैया आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है इरीथ्रोसाइट्स। ठीक है, और जो ये थ्रोम्बोसाइट्स होता है ये किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है, प्लेटलेट्स का होता है। ठीक, और ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये होता है डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। ये किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है। लिम्फोसाइट जो है ये डब्ल्यूबीसी का भाग है। लिम्फोसाइट्स क्या है? डब्ल्यूबीसी का भाग है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप की खोज तो किसने की थी भैया? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, और ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। और इनमें से ये जो ए बी और ओ हैं, ए बी ओ, इसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। और जो आपका ए बी है, ए बी की खोज की थी स्टर्ली एवं डेस्कटोली ने की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक, अब ये जो ब्लड ग्रुप है इसमें ओ नेगेटिव जो होता है ये सर्वदाता होता है। ठीक है, ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है। और ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है। आपको ये चीज़ें भी ध्यान देनी है। तो भैया अगर रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत बच्चा? ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? आरबीसी आपकी बॉडी में जब आरबीसी ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? और इससे पहले आपको बता चुके हैं, आरबीसी का हमने पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है। जो बच्चे नए हैं, जो इस सेशन से नहीं वाकिफ, वो पिछली वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो देखो आरबीसी की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकीमिया, इनमें से कोई नहीं। तो भैया कौन सा होता है? पॉलीसाइथीमिया होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो देखो हमने बताया था जब आपके बॉडी में आरबीसी बढ़ जाती है, क्या होती है? बढ़ जाती है तो आपको एक बीमारी होती है पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया। इसमें क्या होता है? बॉडी पे यानी शरीर पर लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। और जब आरबीसी कम हो जाती है, आरबीसी कम हो जाए तो आपको होता है एनीमिया। अर्थात क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है। ठीक, तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक, ओके, आते हैं बच्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। तो ये कितने प्रकार की? 2 प्रकार की आपको बताया गया था ना। एक होती है कणिकामय, एक होती अकणिकामय, यानी ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। ठीक,
तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है आरबीसी से, ठीक। और बाकी चीज़ें आरबीसी के बारे में आपको हमने बता दिया है कि आरबीसी का जो आकार होता है, आरबीसी का आकार निश्चित नहीं होता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है यह निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इसकी तुलना डब्ल्यूबीसी की तुलना किससे की जाती है? अमीबा से की जाती है। किससे की जाती है? अमीबा से की जाती है, क्योंकि अमीबा का भी आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? ए है इरिथ्रोसाइट्स, बी है न्यूट्रोफिल्स, सी है एसिनोफिल्स और डी है लिम्फोसाइट्स। तो देखो, मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि जो आरबीसी उसको दो भागों में बांटा गया, ठीक। एक कणिका में, एक कणिका में न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स होती हैं, और जो कणिका में उसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भैया अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है मानव शरीर के अंतर्गत, और कितनी, लगभग मान लो समथिंग 55 से 60% यही होती है, 55 से 60%, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही, तो भैया देखो ए बी ओ बी, तो कौन सा होता है? ए बी होता है, सर्वग्राही होता है, ठीक। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। और ओ क्या होता है? ओ सर्वदाता होता है। ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। और ब्लड ग्रुप आपके कितने होते हैं? तो आपको पहले ही बता रखे हैं, 4 होते हैं, ए बी और, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान देनी थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? या कहलाता है, ठीक। तो ऑप्शन ए है हेमेटोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया देखो, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है, ओके। इसके जनक हमने बताया था, इसके जनक जो है वो विलियम हॉर्सेल हैं, ठीक। विलियम हॉर्सेल, यानी हेमेटोलॉजी अर्थात रक्त विज्ञान जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाए? रक्त का अध्ययन किया जाए, ओके। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है? इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, ठीक। और कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों कोई दिक्कत? सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? ओके। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ओके। और ध्यान दीजिएगा, जो रक्त है, रक्त कैसा ऊतक है? तो भैया रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ओके। कोई दिक्कत? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखो दोस्तों, कह रहा है धमनियों में कैसा रक्त बहता है? धमनियां, आर्टरीज और वेंस। आर्टरी क्या होती है? धमनी। वेंस क्या होती है? सीरा। तो देखो, धमनियों में कैसा रक्त बहता है? ऑप्शन ए शुद्ध रक्त, ऑप्शन बी अशुद्ध रक्त, ऑप्शन सी शुद्ध और अशुद्ध दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया देखो, धमनियों में एग्जैक्टली तो कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, ठीक। लेकिन एक धमनी होती है फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और उसी तरह जो शिराएं होती हैं, शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक शिरा होती है फुफ्फुसीय शिरा, इसमें कैसा रक्त बहता है? हमेशा शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। ये अपवाद में है, ठीक। तो जैसे एक धमनी होती फुफ्फुसीय धमनी, इसमें कैसा रक्त होता है? तो अशुद्ध रक्त होता है। उसी तरह एक फुफ्फुसीय शिरा होती है, इसमें कैसा रक्त होता है? तो शुद्ध रक्त होता है। ये भी आपको चीजें ध्यान देनी है, ओके। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन करा भैया, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता ABOB, तो कौन सा भैया? ओ होता है, ठीक। कौन सा होता है? ओ। सर्वदाता कौन सा होता है?
ओ होता है, ठीक, ओके। और सर्वग्राही कौन सा होता है, देखो सर्वग्राही में आपका आता है ए बी, कौन सा आता है, ए बी से सर्वग्राही कहा जाता है। और सर्वदाता जो होता है, सर्वदाता ये होता है ओ, और ओ में कौन सा, ओ निगेटिव, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि जब कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो उसके RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH फैक्टर की जब जांच की जाती है तो RH फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो उसको उसी अकॉर्डिंग ब्लड डोनेट किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आते बच्चा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर ए है, बी में बी, सी में ए बी और डी में ओ। तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है। ए बी में एंटीबॉडी, ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और इसी कारण एंटीबॉडी न पाए जाने के कारण इसी कारण यह सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है, ठीक है, सर्वग्राही होता है। और अगर कह दिया जाए भैया सर्वग्राही कौन सा होता है तो ए बी होता है, ठीक। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अंतिम कह रहा है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, या एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ए बी ओ, तो भैया किसमें, ओ में नहीं पाया जाता, ठीक है। ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक, ओके। तो इसी कारण ओ सर्वदाता होता है। एंटीजन ना पाए जाने के कारण ही ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है। और ओ निगेटिव, ठीक। अगर कह दिया जाए कि जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर की खोज, तो इसकी भी खोज किसने की थी, कार्ल लैंड ने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने ही की थी, ठीक। RH फैक्टर की खोज यानी कारक पॉजिटिव और नेगेटिव होते, ठीक है, किसमें की गई थी, तो एक रीसस नामक बंदर में, रीसस नामक बंदर में की गई थी। ओके दोस्तों, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? ओके, इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त, और आगे इसी तरह बायोलॉजी की क्लासेस टॉपिक वाइज चलती रहेंगी, और जब टॉपिक फिनिश होगा तो उससे एज ए प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे। और प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं, जैसे रेलवे हो गया, यूपीपी हो गया, आदि परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और उन्हीं क्वेश्चन के भविष्य में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।